बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू 24/9। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलामुअलैकुम और मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और साथ साथ गुड न्यूज़ तो हम देते हैं, लेकिन अभी एक थोड़ी सी नेगेटिव खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि हमारे ये पैनल से भी हमें ये बात मालूम हुई है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो कि नून लीग के सदर हैं और अपोजिशन लीडर हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ भी कोरोना का शिकार हो गए। अभी रिपोर्ट आई है, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर कोरोना का शिकार हो गए। उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। और अब आप ये देखिए कि ये वही नुक्ता है जो वो बार बार रेस कर रहे थे जब उन्हें नैब तलब किया जा रहा था कि मैं पहले से पेशेंट हूं और मैं आई एम मोर वनरेबल टू गेट दिस वायरस। और ऐसा ही हुआ, शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है और शहबाज शरीफ ने घर ही में खुद को क्वारंटीन कर लिया है। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नून लीग के मुतादिद अरकान में अभी तक कोरोना पॉजिटिव आया, जिसमें एहसन इकबाल भी हैं, शाहिद खान अब्बासी भी हैं, और अब नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, उनको भी कोरोना का टेस्ट हो चुका और मस्बत आ चुका है। उनके सेक्रेटरी को भी चंद दिन पहले सिमल जब हुआ कोरोना पॉजिटिव, तो इनका जो चैम्बर है उसको सील कर दिया गया था। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऐसा ठीक हो गए, वो उनका टेस्ट जो है वो बिल्कुल नेगेटिव आ गया। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं में भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें अपोजिशन लीडर का भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। हमारे साथ अवैस कियानी मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो अपोजिशन लीडर हैं मियां शहबाज शरीफ, उनका भी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है कोरोना का, और उन्होंने अपने आप को लाहौर में ही अपने घर में आइसोलेट कर लिया है। और इसकी आपसे कुछ देर पहले कंफर्मेशन हुई है लाहौर से ही। और सबसे अहम बात यह है कि कल बजट इजलास है और बजट इजलास में जो अपोजिशन लीडर हैं वो अब शरीक नहीं होंगे। और इस हवाले से जो सबसे अहम बात आ रही है वो ये आ रही है कि जितनी भी जो इस वक्त लीडरशिप मौजूद है नून लीग की मुल्क में, वो इस वक्त कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो शाहिद खान अब्बासी भी नहीं होंगे, ख्वाजा आसिफ जो हैं वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो पार्लियामानी लीडर भी हैं वो बजट इजलास में मौजूद होंगे। लेकिन दूसरी तरफ फवाद चौधरी भी इजलास में शरीक नहीं हो रहे। जैसे आपने जिक्र किया है कि मुतादिद अरकान में भी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है, शहबाज शरीफ के बारे में भी आपने बताया है। ऑब्वियसली बड़ी तशवीशनाक ये बात है, क्योंकि शहबाज शरीफ एक अहम तरीन लीडर हैं पाकिस्तान के। तो इस वक्त क्या उनकी तबीयत कैसी है, कुछ सिम्टम्स हैं, इस बारे में कुछ मालूम हुआ? जी बिल्कुल, जो हमारे जराए नून लीग के बता रहे हैं कि कल से उनकी तबीयत जो है वो खराब थी। उस हवाले से उनको मशवरा दिया गया कि वो अपना टेस्ट करवाएं, और उनको जब टेस्ट करवाया गया तो कल लेट नाइट उनको ये चीज़ पता चल चुकी थी कि उनको भी जो है पॉजिटिव आ चुका है कोरोना। और सिम्टम्स कुछ खास नहीं थे, सिर्फ थोड़ी तबीयत नासाज हुई थी उनकी, जिस पर उनको उनकी अपनी जो खानदानी हमारे जराए बता रहे हैं कि उनके अपने फैमिली मेम्बर्स ने उनको बताया कि मशवरा दिया कि आप टेस्ट करवाएं। जिसके बाद अब ये चीज़ सामने आई है कि शहबाज शरीफ भी जो है कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। जी बिल्कुल अवैस, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। मरियम औरंगजेब ने भी इसकी तस्दीक कर दी और वो खुद भी कोरोना में मुब्तला हैं। तो अल्लाह ताला इन सबको रुबाए सेहत करे, ये हमारी दुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अपील भी है कि खुदारा SOPs को फॉलो करें। बार बार ये बात की जा रही थी, अभी रिसेंट जो उन्होंने नैब में हाजिरी दी और कारकुनों के एक बड़ा जमे खफीर वहां पर मौजूद था, तो इस तरह की गैदरिंग्स को अवॉइड करने का कहा जाता है। एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट, और वो रीजन ये है कि आपने अपने आप को बचाना है। और देखिए हुआ यही कि वो नहीं बचा सके अपने आप को और कोरोना पॉजिटिव आ गया। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन अबू सर, आप जिस गुड न्यूज की बात कर रहे थे, मैंने कहा अब उसका भी जिक्र कर देते हैं। वो है मौसम, कि गर्मी का जो जोर है वो टूटता नजर आ रहा है। हम तो अभी गुड न्यूज का जिक्र करते करते साथ ही ये न्यूज आ गई, तो ये ऑब्वियसली पहले हमें इसको आपसे शेयर करना था। लेकिन आप बात करिए मौसम की, तो मेरे ख्याल में अब प्री मानसून और मानसून में कुछ फर्क नहीं रह गया, क्योंकि अब मई से ही बारिशें शुरू हुई थी सिमर, और पूरे पाकिस्तान माशाल्लाह, वैसे ही पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पर बड़े मौसम है ज़बरदस्त। तो अब हुआ ये कि बारिशें हो रही हैं, कभी धूप होती है, कभी छाँव, और उसके बाद फिर बारिश, तो इस तरह चलता रहेगा। बिल्कुल सही। पंजाब में तो अच्छा मौसम है, खासतौर पर लाहौर में तो कल बारिश हुई, आज भी मतलब अब आलूद है। और अब कराची में भी कहा जा रहा है कि जो एक हीट वेव बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही थी वो भी कम हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में वैसे ही मौसम जो है वो बड़ा प्लेजेंट है और थोड़ा बेहतर है एनवायरनमेंट भी। खैर, इस पर हम बात करेंगे, और भी बहुत कुछ है जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले टॉप स्टोरीज।
पाकिस्तान में कोरोना का हौलनाक तरीन दिन, 24 घंटों में रिकॉर्ड 101 अमवात, हलाकतों की तादाद 2356 हो गई। मजीद 5834 अफराद में वायरस की तस्दीक, मुतासिरीन की तादाद 1,09,500। मैं एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इस वक्त ये समझता हूँ कि कर्फ्यू नाफिज होना चाहिए। प्लीज आगे आइए और अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अख्तर ने मुल्क में कर्फ्यू का मुतालबा किया। मुल्क में हर घंटे बाद 4 अफराद का कोरोना से इंतकाल हो रहा है। डॉक्टर जाहिर शमसी की कोरोना से सेहतयाब लोगों से प्लाज्मा की दरखास्त। कौमी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। हुकूमत रवा माली साल में बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। मुआशी शरह नमू 68 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान में पेट्रोल का बदतरीन बहरान पैदा हो चुका है। वज़ीर आज़म का नोटिस भी पेट्रोल माफिया के सामने पारा पारा। सस्ता पेट्रोल पहुंच से दूर, बहुत दूर हो गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का दबाव काम कर गया। हुकूमत ने घुटने टेक दिए। अब तेल की कीमतों में रद्दोबदल महीने में 2 बार होगा। ECC ने वजारत पेट्रोलियम की मंजूरी दे दी। टिड्डियों पर काबू पाना बड़ा चैलेंज बन चुका है। चारों सूबों में टिड्डी दल की जलगार, फसलें बर्बाद होने से किसान परेशान हैं। पंजाब में बच्चों की मौजें, पहली से 7वीं जमात तक के तलबा अगली जमात में पहुंच गए। वजारत तालीम का चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर हुकूमत को भी खत। और पाकिस्तान के पहले सुपरस्टार संतोष कुमार की 38वीं बरसी आज मनाई जा रही है। टॉप स्टोरीज आपने जानी। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले तो कोरोना से रिलेटेड खबरों की बात ही करेंगे। और इस तरह की खबरें इसलिए भी बहुत नेगेटिव होती हैं, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो इसलिए कि उनके फॉलोअर्स में एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी आ जाती है और फिर लोग काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। तो ये एक जो है वो सिनेरियो बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल, आपने जिसमें जिक्र किया ना कि बहुत से नून लीग के रहनुमा ऑब्वियसली वो भी परेशान होंगे क्योंकि वो पार्टी लीडर भी हैं और मेरे ख्याल में शरीफ ख़ानदान के मतलब अभी रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ ऑलरेडी इस वक्त लंदन में हैं और हमजा शहबाज पहले ही नैब के ज़ेर हिरासत हैं। आज भी सिमल एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही थी, एक्सपेक्ट किया रहा क्योंकि आज भी उनको पेश किया जाना था। एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद ना आते क्योंकि तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। मतलब ये सारे मामलात हैं। फिर हमने जैसे पहले जिक्र किया है कि नैब में उस दिन जब पेश में लाहौर में इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान भी वहाँ मौजूद थे। मियां शहबाज शरीफ साहब पहले ही तो वजारत का इजहार कर रहे थे कि हमें नहीं जाना, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने कारकुनान को बुलाने की कॉल भी दी जो कि इंतहाई गलत कॉल थी और अब ये रियलाइज हो गया है। एनीवेज जी, हम कोरोना की बात कर रहे हैं और ओवरऑल मुल्क में जो कोरोना की सिचुएशन है वो बिगड़ती जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 101 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए, कोरोना का शिकार थे, क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी और वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। टोटल 24 घंटों में जो केसेस पॉजिटिव आए हैं उनकी तादाद 5834 हो गई। और अब सर आप देखिए कि जिस तरह टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ रही है, यानी कि गुज़श्ता 24 घंटों में 26,000 के करीब जो है वो टेस्ट किए गए, जिनमें से 5834 जो है वो पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब जैसे जैसे टेस्ट की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा कर भी रहे थे। ये हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि ये होगा, ऐसे ही होगा क्योंकि जैसे ही कैपेसिटी बढ़ी और नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो भी बढ़ चुके हैं। अब होना ये है क्योंकि ये हम पहले भी एक दफ़ा बात कर रहे थे कि 1-2 रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि लाहौर में शायद 6 लाख पेशेंट्स हो सकते हैं कोरोना के। तो सबने कहा ये कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे ही पॉसिबल था कि अगर आप बहुत से लोगों को अगर आप फैमिलीज में देखें, आपके जाने वालों में देखें, रिलेटिव्स में देखें, दोस्तों में देखें, तो होता क्या सिमल, मेरे अपनी फैमिली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि टेस्ट नहीं करा रहे, उनको सिम्टम डर जाते हैं ना। हाँ, वो कहते हैं यार टेस्ट करा के क्या करना है, मुझे कोरोना होगा शायद, मैं घर पे हूँ। मतलब ये एटीट्यूड मेरे ख्याल में है सही नहीं, लेकिन लोग ऐसे कर रहे हैं। इसी की बुनियाद पर 6 लाख कहा गया था। बिल्कुल, इसी की बुनियाद पर 6 लाख कहा गया था और अभी भी कहा जा रहा है जो रजिस्टर्ड फिगर है उससे तादाद कहीं ज्यादा है। लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट्स अपनी अपनी कैपेसिटी में चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ पॉलिसीज बना रही हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सके। इस पर हम बात करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। उससे पहले मैं रेफरेंस देना चाहूंगी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर ने कल जब बात की, मीडिया से एक्सप्लेन कर रहे थे वो इस डिजीज को, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं करंट सिचुएशन देखूं तो लॉकडाउन नहीं, कर्फ्यू लगना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सीमन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है आप भी ठीक होंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी आवाज़ अगर थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो हमारे लिए आसानी होगी। मुसर साहिबा, हम जिक्र कर रहे थे कि ऐसा कहा गया डॉक्टर जावेद अकरम की जानिब से कि अगर हम सिर्फ बात करें एज ए डॉक्टर तो 2 हफ्ते का कर्फ्यू लगना चाहिए। इतने परेशान कुन सूरत हाल है, और जिस तरह उन्होंने कहा है कि हर घंटे बाद 4 अफराद का कोरोना से इंतकाल हो रहा है, तो क्या कहेंगी? कर्फ्यू तो शायद ना लगाएं, क्या लॉकडाउन में सख्ती एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं रिपीटेडली, हर रोज़ाना की बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि हर रोज़ पेशेंट्स में इजाफा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली अबू ज़र, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने फरमाया वो बात बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यही बात जो है ना, यानी कि इसमें जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन डॉक्टर जावेद अकरम साहब जैसे मुसरत साहिबा की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। टेक्निकल टीम अगर इफ़ यू कैन लुक इनटू इट, बिकॉज वो जो भी बोल रही हैं हम नहीं सुन पा रहे हैं। हेलो जी, हेलो मुसरत साहिबा, आप तक आवाज़ आ रही है? हेलो जी, मुझे तो बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज आ रही है। आपको आ रही है? जी जी, अब बेहतर है जी, कंटिन्यू कीजिएगा। जी जी, तो मैं ये अर्ज कर रही थी कि डॉक्टर जावेद अकरम साहब और इन जैसे लोग जैसे डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, ये पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग है और दुआ से कम नहीं है। इनकी जितनी भी इनपुट आती है हमेशा मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए और एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव किस्म की। और उसमें जो डॉक्टर साहब ने फरमाया वो बात तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो WHO है, जो WHO की रिकमेंडेशन है या जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, लेकिन हमें अपने अनफॉर्चुनेटली जो भी मुल्क हैं उन्होंने अब जब भी डिसीजन मेकिंग करनी है तो उन्होंने अपने मुल्क की ग्राउंड रियलिटी को भी देखना होता है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है जो मुझे आपको हम सबको समझने की जरूरत है कि अगर हम लॉकडाउन कर भी दें, कर्फ्यू लगा भी दें, लोगों ने पहले भी जिस तरह से SOPs को फॉलो नहीं किया, तो फिर ये सारी एक्सरसाइज बेसलेस है, यूजलेस है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दिस इज द टाइम लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इसमें सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि खाली एक मास्क पहनना, उसमें भी अगर आपकी पॉपुलेशन का 30 to 40% अगर अपने फेस को कवर नहीं कर रहे, जबकि यहाँ पे हमारे मुल्क में खवातीन तो दुपट्टा ओढ़ती हैं, स्कार्फ बच्चियां लेती हैं, अपने मुंह को कवर करना है सिर्फ हमने, कि हमें डायरेक्ट किसी का इन्फेक्शन हम उसको कैरी ना करें। देखिए मुसरत साहिबा, आप जिन SOPs का जिक्र कर रही हैं, ये SOPs तो पहले दिन से ही हुकूमत भी बताने की कोशिश कर रही है और हम मीडिया ने भी भरपूर कोशिश की कि SOPs पे लोगों को कहा जाए, कायल किया जाए, लेकिन आपने देखा है लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो वैसा नहीं है। अब बातें कर्फ्यू की हो रही हैं, लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पाकिस्तान एशिया में पहले 4 ममालिक में आ चुका है जिनमें नंबर रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। और आप देखिए 5000 क्रॉस कर गया। एग्जैक्टली, रोजाना की बुनियाद पर 5000। तो फिर क्या हल है? सिर्फ SOPs पे फॉलो ही करवाएंगे और वो कर नहीं रहे लोग? नहीं, देखिए बेसिकली ना हम लोग अगर जहाँ तक हुकूमतों का सवाल है, जैसे फेडरल गवर्नमेंट और मैं पंजाब की बात करूँ, हर लेवल की डिसीजन मेकिंग ग्रेजुअली हम लोग कर भी रहे हैं और की भी हुई है। फर्स्ट करें जैसे अभी जो एक अभी दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन। सबसे पहले तो ये मैं जब हम लोग गवर्नमेंट अपनी अरेंजमेंट या फैसिलिटीज बताती है तो उससे लोग ये रिलैक्स हो जाते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। ठीक है, हमारी देखें अभी हॉस्पिटल में इस वक्त तक कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे अप टू द मार्क, यानी कि उनका जो मैक्सिमम पेशेंट्स लेने की कैपेसिटी है फिल भी हो रहे हैं। कहीं कैपेसिटी वो कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। अब ये मौका है जिसमें लोगों को समझने की जरूरत है। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है तो मैंने अर्ज किया कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ इस तरह की मैयर्स लेनी पड़ी तो ये हमारे जेरे गौर जरूर है ये बात। लेकिन इस वक्त अभी इससे हम इसलिए नहीं सोच रहे, उसकी वजह यह है कि WHO ने साथ ये भी तो कह दिया कि एंडेमिक, और एंडेमिक मतलब नेवर एंडिंग, और इसी के साथ हमें आगे रहना सीखना है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता सिचुएशन इस नहज पे आई तो फिर सारी ऑप्शंस ओपन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लेकिन मुसरत साहिबा देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर भी तो बहुत सा प्रेशर है ना। अभी पिछले दिनों हम लाहौर में जो एक्सपो सेंटर में टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया उसका जिक्र कर रहे थे कि गवर्नमेंट पैसे ही नहीं दे रही है, वो बिल पे करने से कासिर है, और इंतजामिया ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि हम मजीद फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते। फिर ले दे के कुछ सिचुएशन जो है वो पुल डाउन हुई। हॉस्पिटल्स का आपने खुद भी जिक्र किया कि सैचुरेटेड पॉइंट पर पहुंच गया
है। ओवरऑल में सिर्फ पंजाब की नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें तो आप भी समझती हैं कि देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स किस तरह से लोगों को बिल्स दे रहे हैं, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, वेंटिलेटर के साथ आपको इतना देना पड़ेगा, आईसीयू में आपको इतना देना पड़ेगा। एक गरीब आदमी क्या ये अफोर्ड कर सकता है? ठीक है, एंडेमिक है, लेकिन हमें क्या करना है? बहैसियत कौम हम किस तरह गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं कि हम सब मिलकर इससे लड़ें? जी सीमन, मैंने जो बात की, मैंने ये कहा कि अभी हमारे पास कैपेसिटी पूरी पंजाब में ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है, ये मैं क्लियर कर दूं। ये जरूर हुआ जो ब्रेकिंग न्यूज आई कि जी हॉस्पिटल में कैपेसिटी खत्म हो गई है, पेशेंट्स यानी कि ये किसी इक्का दुक्का हॉस्पिटल में हुआ कि, लेकिन आप ये तो समझती है ना सैचुरेटेड लेवल को मीट कर रहे हैं जिस तरह से केसेस रोज बरोज आ रहे हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि हमें एज ए मिनहासुल कौम अब सोचना पड़ेगा। जैसे अभी आपका जो प्रोग्राम का आगाज था, बल्कि मैं भी उसमें मेरी सारी बेस्ट विशेस हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें इंतजाम करे। लेकिन ये देखें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आफ्टर प्राइम मिनिस्टर बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है, आईनी जिम्मेदारी होती है अपोजिशन लीडर की। तो इनको चाहिए था कि ये अपनी जिंदगी को भी इस तरह से मुसीबत में ना डालते, और इन्होंने अपने वर्कर्स को भी जिस तरह से एक्सपोज किया, वो सारी एक्सरसाइज इसको सियासत से हट के भी हम देखें, जो मॉडल टाउन में उनके घर के बाहर हुआ वो भी गलत था, जो नैब के ऑफिस के बाहर हुआ वो भी गलत था, और फिर जो कोर्ट के बाहर इन्होंने जो ड्रामा लगाया वो सब होता। लेकिन मुसर्रत साहिबा वो ये भी कह रहे थे कि इस वक्त चूंकि पेंडेमिक है और पूरी दुनिया से परेशान है, जो रूटीन की कार्रवाइयाँ हैं, इस तरह से पेशियाँ और अदालतों में ऑलरेडी कार्रवाइयाँ बहुत महदूद कर दी गई हैं, बहुत ज़रूरी, सिर्फ ज़रूरी, एक्सट्रीम ज़रूरी केसेस जो हैं उनको ही किया जा रहा है इस वक्त ट्रायल। तो ये केसेस थोड़े से डिले भी कर देने चाहिए थे। आपको नहीं लगता कि नैब जो है थोड़ा ओवरडू कर रही है इस सिचुएशन में? देखिए, मुझे इसलिए नहीं लगता कि एक तो मैं नैब के देखें उन्होंने किसी वजह से ही इनको बुलाया होगा, बड़ी टाइम से वो इनको ये जो 40 क्वेश्चंस का जो सवालनामा भेज रहे थे, लेकिन उसका अब तो कहानी खुल के सामने आ गई है। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ 3 सवालों के जवाब दे पाए, और वो भी अब इस दफा उन्होंने ये स्मार्टनेस जरूर दिखाई है नैब ने, क्योंकि ये हर दफा आकर उनको चैलेंज करते हैं कि ये अंदर नौटंकी लगाते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं। उन्होंने अब कैमरे के अंदर इनकी सारी जो क्वेश्चन आंसर सेशन किया है उसमें 3 सवालों के जवाब दे पर सारी चीजों के लिए इन्होंने मुर्दे इल्जाम ठहराया अपनी औलाद को, और उनसे बरी जिम्मा हो गए कि ये उन्होंने किया, मैंने नहीं किया। जब आपके मुल्क में ये हालात हो, उनके लिए ये रूटीन एक्सरसाइज है। पैनिक इन्होंने डाला, इन्होंने ये इमरजेंसी की तरह को इसको पोज किया कि ये हमारे खिलाफ विक्टिमाइजेशन हो रही है। विक्टिमाइजेशन तो नहीं है, ये तो बड़ा लंबे टाइम से ये चले वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या नहीं है। आपने ये कहा कि बेस्ट विशेस हैं उनके लिए। जब आपने ये खबर सुनी कि उनका कोरोना पॉजिटिव आया है, इट्स अ बिगर जेस्चर, एंड आई थिंक तमाम पॉलिटिशियंस को रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी इस तरह के जेस्चर्स जरूर देने चाहिए। जाते जाते मैं आपसे इन पर ये जरूर पूछना चाहूंगी, डॉक्टर्स की आराह कितनी इंपॉर्टेंट होती है? अभी हम जिक्र कर रहे थे डॉक्टर जावेद अकरम का, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर है। उन्होंने कल ये कहा कि अभी अगर करंट सिचुएशन में देखूं तो फिर लॉकडाउन नहीं, सीधा कर्फ्यू लगना चाहिए ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। तो उनकी आराह, उनकी सजेशंस किस हद तक मैटर करती हैं गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में? जी, उनकी आराह की, सिर्फ उनकी नहीं, और ओवरऑल डॉक्टर कम्युनिटी की। जी बिल्कुल। और एक मैं बात बताऊं कि जैसे डॉक्टर जावेद अकरम साहब हो गए, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब हो गए, डॉक्टर फैसल हो गए, इन सब की ओपिनियन को गवर्नमेंट ना सिर्फ रिस्पेक्ट दे रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इनकी सर्विस को बहुत सराहा है, और इंशाल्लाह ताला वी विल टेक देम ऑन बोर्ड। और हर तरह की आगे अब आने वाला टाइम बड़ा क्रूशियल है, पहले भी इनको ऑन बोर्ड रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला इनके मशवरों पे भी अमल करेंगे, और मिल के जो मुल्क के लिए बेहतर हुआ, आवाम की जिंदगी के लिए हमने जो कर सके हम करेंगे, ऑलरेडी हमने किया है। और इम्पोर्टेंट चीज फिर वही है कि खुदारा एहतियात करें, इसका एहतियात करें और SOPs को फॉलो करें। दैट्स द ओनली सोल्यूशन राइट नाउ दिस गवर्नमेंट सेज, एंड आई थिंक गवर्नमेंट जो मर्जी पॉलिसी बना ले, जो मर्जी स्ट्रेटेजी बना ले, एहतियात और SOP के बगैर तो आपका गुजारा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। थैंक यू सो मच मुसर्रत साहिबा फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मुसर्रत साहिबा। और जिस तरह से बात आपने की है कि कोई चारा नहीं है SOP को फॉलो किए बगैर। इसके अलावा एक और इशू भी है कि प्लाज्मा डोनेशन, जो कि रिकवरी में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और चूंकि हम बात कर रहे थे कल जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऐलान हुआ, जो काफ़ी अरसे से पहले हम सुन रहे थे, और सबसे पहले डॉक्टर ताहिर शमसी ने ही इस बारे में कहा था, दैट इज़ प्लाज्मा थेरेपी। पूरी दुनिया में वैक्सीन और इलाज के ऊपर काम किया जा रहा है कोरोना की, उसका क्योर फाइंड आउट किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जहाँ जहाँ
जिस जिस चीज़ से मरीज़ को रिलीफ मिल रहा है, वी आर होल्डिंग ऑन टू दैट। और अभी तक के जितने ये एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट्स ही हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो प्लाज्मा थेरेपी है उससे पेशेंट को बहुत हद तक रिलीफ मिलता है और रिकवरी के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं। बिल्कुल। जिस तरह से प्लाज्मा की बात हो रही है तो डॉक्टर ताहिर शमसी जो कि माहिर इमराज हेमेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि 80% मरीज़ ठीक हो सकते हैं अगर आप प्लाज्मा डोनेट करें, जो कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं वो रिकवर हो चुके हैं, तो रिकवरी में ये बड़ी मदद देगा। ये कैसे देगा मदद और क्या है मैकेनिज्म, इस पर बात करेंगे। देखिए अबू ज़र, एक पेशेंट अगर प्लाज्मा डोनेट करता है तो उससे एक जो रिकवर्ड पेशेंट है तो उससे 2 लोग सेहतयाब होते हैं। और आज की फिगर के मुताबिक 38,391, दिस इज अ ह्यूज नंबर माशाल्लाह, जो लोग रिकवर कर चुके हैं कोरोना से। सो अगर एवरीबडी पुट देयर एफर्ट्स इनटू इट और अपने इस काम में जो है वो जिसे कहते हैं ना कि आगे बढ़ें, तो बहुत से लोगों को जो ऑलरेडी क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल्स में हैं उनको बचाया जा सकता है। और इसके साथ जिस तरह से एक अगर प्लाज्मा डोनर है तो वो 2 को रिकवर करवा सकता है, तो जिस तरह नंबर ऑफ रिकवरी बढ़ेगा, इसके साथ साथ पाकिस्तान में ये बड़ी इजीली हम इस पर काबू पा सकते हैं बड़ी जल्दी। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है जल्दी इसके ऊपर लोग भी समझें और प्लाज्मा डोनेट करें और इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं की जाएगी। ये भी गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई प्लाज्मा डोनेट करना चाहता है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है लीक नहीं करेंगे। तो ये अच्छी बात है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फरीदून जवाद साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर प्लाज्मा, अब बहुत से लोग इस टर्म को तो समझ गए हैं कि प्लाज्मा डोनेट करना है, लेकिन प्लाज्मा क्या सिर्फ जो कोरोना पेशेंट्स हैं वो क्या उनकी है मैकेनिज्म, किस तरह से वो कर सकते हैं डोनेट, फिर रिकवरी किस तरह से होगी, कितने दिन बाद होगी, फिर क्या मैकेनिज्म है, किस तरह सिस्टम चलेगा, लोगों को अभी तक ये क्लियर हुआ नहीं है। ये ज़रा आप हमारे लिए नाज़रीन के लिए क्लियर करें। शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए ये जो है प्लाज्मा थेरेपी, इट्स ब्रॉडली पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन 3 तरीक़ों से की जा सकती है। ये पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है 18वीं सदी के अंदर इंट्रोड्यूस की गई। इससे इट वाज अ रेवोल्यूशनरी टेक्निक एट दैट टाइम और अभी भी ये इस्तेमाल हो रही है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, लेकिन ये फ़वाइद उन कोरोना पेशेंट्स को होंगे जो कि अभी स्वेयर कैटेगरी में, जो अभी वेंटिलेटर के साथ नहीं लगे। यहाँ पे एक मसला बहुत बड़ा हमें ये भी आ रहा है कि लोग जिद करके पेशेंट्स, अभी आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उनके पेशेंट एक बड़ी बुरी हालत में होते हैं, उनका ख्याल ही होता है कि हम प्लाज्मा लगाएंगे तो क्रिटिकल पेशेंट जो है फ़ौरन से ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं है, क्योंकि ये जो क्रिटिकल पेशेंट हो रहे हैं वो अब इस वक्त वायरस की वजह से नहीं हो रहे, उनका अपना कुव्वत मुदाफ़त ऐसे केमिकल्स रिलीज कर चुका है जिसकी वजह से क्रिटिकल हो रहे हैं। तो आप अगर उस वक्त वायरस को सारे को ख़त्म भी कर दें तो उनको उनमें बेहतरी नहीं आएगी। तो ये अगेन ये एक बहुत अच्छी बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोगों की रिजर्वेशन ये होती है कि शायद हमें दोबारा अस्पताल जाएंगे तो हमें दोबारा कोई मर्ज ना आ जाए। प्लाज्मा डोनेट करने का मतलब क्या है, थोड़ा आसान अल्फाज में समझाइएगा कि अगर किसी ने कोई रिकवर्ड पेशेंट है और उसने प्लाज्मा डोनेट करना है तो वो डोनेट करने के लिए, मतलब लोगों के जहन में ये आ जाता है शायद कोई सर्जरी कर लेंगे, ओहो इतने दिन अस्पताल में रख लेंगे, मुझे फिर जाना पड़ेगा, क्वारंटीन ना कर दे मुझे। इसको जरा आसान अल्फाज में समझाइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपना हिस्सा डाल सकें। 38,000 इज अ ह्यूज नंबर। जी बिल्कुल ऐसी। देखिए ये जो एक तो हमारा जो ऑपरेशन है किसी अस्पताल में नहीं है, वी आर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कोरोना वार्ड नहीं है, यहाँ पे किसी किस्म का वार्ड नहीं है। तो ये एक साफ सुथरी इन्वायरमेंट में आते हैं। हमने एक बेसिकली एक गेस्ट रूम को एफ्रीसिस का यूनिट में कन्वर्ट किया है। एक जो है जैसे इनको लोग ब्लड डोनेशन जाते हैं, आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि ब्लड के 2 हिस्से होते हैं। अगर आप उसे ट्यूब में रखें तो नीचे एक सुर्ख रंग का होता है और ऊपर पानी का जो हिस्सा होता है। जो पानी वाला हिस्सा है बेसिकली दैट इज द प्लाज्मा। तो वो हम एक ड्रिप के जरिए, जैसे ड्रिप लगती है लोगों को, एक अगर उन्हें इस तरह से समझाया जाए कि एक बेसिकली ड्रिप लगनी है और वो ड्रिप से खून एक मशीन में जाएगा और वो सारा ये सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम है, उनका खून कभी बाहर एक्सपोज नहीं होगा। सो इट इज सेफ, क्योंकि उससे उनको अगर ये अंदेशा है कि हमें कोई और खुदा ना खास्ता मर्ज लाहक ना हो जाए। तो इट्स जस्ट लाइक कि आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उसके बाद बाकी मशीनों का काम है। इट इज एक्चुअली सेफर देन ब्लड डोनेशन, क्योंकि ब्लड आप जब डोनेट करते हैं आप 3 महीने के बाद
तक नहीं दोबारा डोनेट कर सकते। हम तो सिर्फ खून में से जो पानी का हिस्सा है वो ले रहे हैं, उसके अंदर वो एंटीबॉडीज हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जाके कोरोना को के साथ लड़ते हैं, उसको खत्म करते हैं। सही डॉक्टर साहब, आपने कहा एंटीबॉडीज, आजकल टेस्ट भी लोग करवा रहे हैं एंटीबॉडीज का जी, और उसके बाद वो चेक कर लेते हैं कि उनको कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था, ये भी पता लग जाता है गालिबन, और उसके साथ ये भी पता लग जाता है कि अब आपके एंटीबॉडीज बन गए कि नहीं। तो क्या सिर्फ जो कोरोना पेशेंट्स हैं जो रिकवर हुए हैं उन्हीं के एंटीबॉडीज बनते हैं, उन्हीं का आता है पॉजिटिव? जी ऐसे ही है। देखिए जो है हम जब पेशेंट, हमारे लिए हमारे जो पेशेंट हैं उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो डोनेट करने आते हैं हम उनके काफ़ी सारे पहले टेस्ट करते हैं, जिसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर उनमें कोई और जरासीम है, हेपेटाइटिस तो बजाय उसके फायदा पहुंचाने के नुकसान हो जाएगा। तो ये हम पहले उनकी सारी जो डोनर है उनकी स्क्रीनिंग करते हैं जब वो एलिजिबल होते हैं, और उस स्क्रीनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनके जो डोनर है उनके खून में वो IgG मॉलिक्यूल, वो एंटीबॉडी मौजूद है या नहीं। क्योंकि देखिए जब आप प्लाज्मा एक किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो आप उनके ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, दैट क्रिएट्स अ लोड ऑन द हार्ट। तो ये और दूसरी साइड पे जो डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो काइंडली सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए हमें प्लाज्मा की रिक्वेस्ट भेजें जो कि अभी तक क्रिटिकल नहीं हुए, क्योंकि बेसिकली वो एक शॉर्ट सप्लाई में और आगे शॉर्ट सप्लाई में, और अगर हम ऐसे मरीजों को लगेगी जिसका उनको कोई फायदा नहीं होना तो वो प्लाज्मा भी जाया होगा और फायदा भी नहीं पहुंचेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि ये हर पेशेंट को मतलब जो क्रिटिकल होने से पहले इज अ स्टेज जब ये फायदा पहुंच जाता है, तो क्या हर रिकवर्ड पेशेंट दे सकता है, या ये भी पॉसिबल है कि रिकवर्ड पेशेंट्स में भी एंटीबॉडीज ना बनी हो? क्योंकि ये इतनी टेक्निकल टर्म्स हैं कि आम फहम आदमी के लिए समझना बड़ा जरूरी है। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने जो अभी तक नोट किया है वो ये है कि तकरीबन 40% जो डोनर हमारे पास आए उनके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद ही नहीं थी। अच्छा जी। अब इसकी देखिए उसमें फिर ये भी एक हो सकता है कि क्या उनकी जो पहले तशखीस की गई थी कोरोना की, क्या वो दुरुस्त कोरोना हुआ ही ना उनको, कोरोना हुआ, ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि किसी वजह से उनके जिस्म ने एंटीबॉडीज बनानी बंद कर दी, लेकिन वो बहुत इट वुड बी वेरी वेरी अनयूजुअल। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बहुत से हमारे मेरे जानने वालों में 3 से 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें पॉजिटिव हुआ कोरोना जी, उसके बाद वो रिकवर कर गए, फिर 2 महीने बाद अब उनका जब ये करवाया आपने एंटीबॉडीज का ताकि प्लाज्मा डोनेट करने के, तो उनके बने नहीं हुए थे। इसका मतलब है कि फिर या तो टेस्ट में भी जो फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव वाला मामला है वो शायद होगा। देखिए क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोरोना हुआ और फिर भी उनका एंटीबॉडी ना बना। ये इम्यून सिस्टम डज नॉट वर्क दिस वे। देखिए आप हमें बचपन में जो है वैक्सीनेशन कराई जाती है मुख्तलिफ जरासीम के खिलाफ, और वो सारी जिंदगी हमारा साथ देती है। तो बेसिकली वैक्सीनेशन का मकसद ये होता है कि हमारा जिस्म वो हमारा जो कुव्वत मुदाफ़त है वो बेसिकली एंटीबॉडीज बना रहा है, और वो सारी जिंदगी एंटीबॉडीज बनाता रहता है। तो ये एक मुहिम्मा है, इसको हमें दूसरी गुजारिश ये होगी कि वायरस जो है हमारे साथ ना अंग्रेजी में बात कर रहा है ना उर्दू में बात कर रहा है, ये हमारे साथ मॉलिक्यूल्स की ज़बान में बात कर रहा है। तो मेरी दरख्वास्त होगी हुकूमत को कि एक साइंटिस्ट की भी एक कमेटी बनाई जाए, क्योंकि ये देखिए हम वो ज़बान है ना जो ना मैं समझ सकती हूँ ना आप समझ सकते हैं, डॉक्टर साहब समझ सकते हैं क्योंकि वो बायोलॉजिस्ट हैं और वो इस चीज़ को बड़े बेहतर तौर पर अभी तक हम इसको चेपियां लगा के बैंडेड्स लगा के ठीक करने की एक हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए। डॉक्टर साहब नई चीज़ है तो फिर ऑब्वियसली मसला है। क्रिटिकल पेशेंट्स को हमने कैसे ठीक करना है, वहां पे कैसे रिलीफ देनी, उसके लिए मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ कि बाहर बहुत अच्छे और नताइज हैं स्टेम सेल थेरेपी के हवाले से। एक हमारी यहाँ पे एक वर्कफोर्स बननी चाहिए, जैसे हमारे थिंक टैंक है डॉक्टर्स का, उनको बेचारों को फुर्सत ही नहीं मिल रही पेशेंट्स से। वो इस चीज के ऊपर फोकस करके जो दुनिया में रिसर्चेस हो रही है उसके ऊपर खुद रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट भी करें। वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। व्हाटएवर यू डूइंग इज एन अमेजिंग जॉब। वो जैसे कहते हैं ना कि जो जिस कैपेसिटी में अपना हिस्सा डाल रहा है, चाहे वो अवेयरनेस के लिए, आवाम को सपोर्ट करने के लिए या मदद फराहम करने के लिए, वो बहुत ज़रूरी भी है और काफ़ी भी है। सो थैंक यू। बहुत ज़रूरी है इस टाइम, और यही है हमारा काम भी इस वक्त। आपका सिर्फ ये SOPs को फॉलो करें तो मेरा ख्याल है काफ़ी। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। और आज
इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान शाया किया जाएगा। कल बड़ा दिन है, कल होगा बजट पेश। और पाकिस्तान की आवाम, मैं गुज़िश्ता कई सालों से देख रहा हूँ, हर जून में और मई के एंड में ना एक्सपेक्ट कर रही होती कि पता नहीं ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी, कितनी खूबसूरत हो जाएगी, टैक्सेस खत्म हो जाएंगे, गुर्बत खत्म हो जाएगी, लेकिन बजट के बाद कुछ ऐसा आज तक मैंने देखा। अच्छा, दावे बहुत किए गए थे 2020 के बजट को लेकर, जब प्री कोरोना सिनेरियो था, नोबडी न्यू कि ये पैंडेमिक आ जाएगा और सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगी। तब ये कहा जा रहा था कि 2020 में शायद एक बड़ा रिलीफ पैकेज तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो अनाउंस कर देगी, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा, स्पेशली विद द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। वहीं पर पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है स्टेबल रहने की, सर्वाइव करने की। गलतियों के ऊपर थोड़ा सा ना वो पर्दा पड़ गया हुकूमत की, क्योंकि अब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया ही परेशान है, तो अब शायद हम उस तरह से हाईलाइट नहीं कर सकेंगे कि आपने ये रिलीफ नहीं दिया, वो रिलीफ नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस है। देयर आर इकोनॉमिस्ट, देयर आर पीपल जो मेंशन कर रहे हैं इन पिछले 6 महीनों से पहले जो 6 महीने रहे उसमें कारकर्दगी क्या रही, अहदाफ हासिल हो सके नहीं हो सके, रेवेन्यू कलेक्ट हो सका नहीं हो सका, क्योंकि एक बड़ा मसला होता है। एक रिलीफ बजट देने के लिए या कुछ भी आवाम को सहूलत देने के लिए आपके खजाने में रेवेन्यू होना बहुत ज़रूरी है, और वो रेवेन्यू तभी पैदा होगा जब आप उसकी कलेक्शन बेहतर करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली करीबन तीसरा बजट है जो ये तहरीक इंसाफ देने जा रही है, दूसरा फुल है और आधा उससे पहले दिया था, उसमें भी अनफॉर्चुनेटली अहदाफ हासिल नहीं हो सके। और ऐसा ही इस साल भी हुआ है कि जो कंपैरिजन अगर करें, जो कलेक्टेड हदफ रखा गया था और जो कलेक्शन हुई है उसमें काफी, वैसे ये डेफिसिट तो हमेशा होता है, लेकिन बात है वही कि मैनेजमेंट की, आपने उसको एडमिनिस्टर कैसे किया है, आपने कैसे उसको मैनेज किया है, असल ये सवाल होता है। क्योंकि शायद अमेरिका के अंदर भी बजट डेफिसिट होता है, उनके बजट को भी पूरा नहीं किया जाता, लेकिन होता है फिर बात मैनेजमेंट की और आपने क्या अपनी गलतियों सीखा है या नहीं, तो इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, सैयद वासिफ नकवी साहब, उनसे हम बात करते हैं क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आवाम को इस पेंडेमिक में। अस्सलाम वालेकुम वासिफ नकवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नकवी साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बात है मैनेजमेंट की, आपके इस वक्त हालात मुल्क के सामने पूरी दुनिया देख रही है, इकॉनमी जो है वो डैमेज हो चुकी है, लेकिन क्या अभी भी कुछ उम्मीद है, कुछ मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है? देखा जाए क्योंकि बजट कल पेश किया जाना है, क्या एक्सपेक्ट करें आवाम? जैसे आपको पता होगा, कोरोना वायरस जो है ये एक अनप्रेसिडेंटेड डायनामिक लेके आया है पाकिस्तान के लिए, और ये बड़ा डिफ़िकल्ट था इन हालात में इकॉनमी को मैनेज करना। और जो फेडरल बजट होता है वो एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप अपने एक्सपेंडिचर्स को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं और रेवेन्यू जनरेशन को दूसरे एंड पे देख रहे होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो बैलेंस होता है वो मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है, और उसी का नाम फेडरल बजट है। तो जब आप पाकिस्तान जैसे एक IMF प्रोग्राम के साथ एक सपोर्ट लेके चल रहा होता है, और स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है बजट का वो यूजुअली यही होता है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो फंड के साथ जो एग्री किया गया है उसको ज़रा अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया जाए, और बैलेंस जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। IMF के साथ यही एग्रीमेंट है पाकिस्तान का। और ये जो ग्लोबल रिसेशन है जो कोविड-19 की सूरत में पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ज़ाहिर है इसका सामना है, इसमें पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तकरीबन $14 बिलियन का जो लॉस है वो इकॉनमी को हुआ है, और जो GDP ग्रोथ है दैट वुड ओवर अराउंड -1.5%। तो अगर हम चाइना के साथ भी कंपेयर करें और अपने हालात को देखें तो तकरीबन 4 में से 1 ऐसा शख्स जो कि जिसको टेस्ट किया गया है वो कोरोना पॉजिटिव आया है उसमें। और जो अंडर फंडेड हमारा पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उसको स्वेयर प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है इस दफ़ा बजट में। तो लोगों की जो जिंदगियां हैं ज़ाहिर है उनको बचाना भी प्रायोरिटी है, फिर लाइवलीहुड को भी देखना है। तो जो जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो या जिसको ईज किया गया है तो उसके बाद जरा सिचुएशन थोड़ी ज्यादा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो पूरा कोविड-19 का सिनेरियो हो गया, लेकिन वहीं पर अगर हम मुआशी हालात की भी बात करें तो अभी जो फिगर आ रहे हैं वो बड़े अलार्मिंग है। शरह नमू 68 ईयर्स की कम तरीन लेवल पर चला गया है। अगर आप अपने मुल्की कर्जों की बात करें तो वो डबल हो चुके, मतलब इतना बढ़ चुके हैं इस पूरे PTI के टेन्योर में। अब आवाम अगर रिलीफ एक्सपेक्ट करेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बजट में उनको कोई रिलीफ मिलने वाला है। ये कोई टैक्स फ्री बजट होगा मुझे नहीं लगता। दूसरा जो आप जिक्र कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, इस दफ़ा हमें हेल्थ रिसोर्सेज के लिए एक बड़ा बजट रखना पड़ेगा। क्या पूरा का पूरा बजट इतनी कैपेसिटी रखता है कि हम इस दफा मेनली और प्राइमरीली हेल्थ सेक्टर को फोकस करें?
आप जहाँ तक हेल्थ की बात कर रही हैं, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि वो तो पाकिस्तान को मार्च के बाद जो उसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो सामने आई हैं। उससे पहले तक तो कोरोना का इफेक्ट नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो अब इस सूरत में नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, और जो लोग हैं वो ज़्यादातर आउट ऑफ बिजनेस हो गए हैं या जॉबलेस हो गए हैं, और उसके लिए ज़ाहिर है सोशल प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट की साइड से, और रेवेन्यू साइड पर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ टैक्सेस प्लान कर। लेकिन मुझे भी जाहिर है कि कुछ इस तरह का होता नजर नहीं आ रहा। और सोशल प्रोटेक्शन जो है वो मेजॉरिटी मतलब उसका जो पोर्शन है वो अभी तक इन्होंने सही तरीके से प्लान प्रोबेबली नहीं कर सके। और हेल्थ और आप जो बात कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में ऑब्वियसली अभी प्लानिंग भी बेहतर नहीं है और दीगर मसाइल भी हैं, उसके साथ आपके बजट के जिस तरह से डिवाइड किया जाता है, डेट सर्विसिंग है, फिर डिफेंस है, फिर डेवलपमेंट है, इसको आपको लगता है कि तीनों डीज जो हैं उनको सही तरीके से रेशो वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा? और इसके साथ साथ डेट सर्विसिंग हमारा बहुत बड़ा इशू है, इसको क्या इसी तरह हमें आगे 10-15 साल देखना है या शायद कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं? उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे हम कोविड की बात कर रहे हैं उसके साथ फिर दोबारा हमारे साथ एक और जो अलमिया पेश आ गया है वो लोकस्ट का है, और उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जो कि एक पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहा था, सिर्फ वो वाहिद सेक्टर था, वो भी अब ड्वेंडलिंग सिचुएशन में नज़र आ रहा है, क्योंकि वो हमारी 90% जो इंटरनल फूड रिक्वायरमेंट्स थी उनको मीट करता था। और यही वजह है कि अगर हम लोकस्ट को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते तो तकरीबन हमें जो कि अभी तक हम नहीं कर सके। नकवी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। मैंने ये बोला कि जो कि अभी तक हम कंट्रोल नहीं कर सके। टिड्डी दल ने सिंध में क्या किया और अब साउथ पंजाब में क्या सिचुएशन है ये सभी देख रहे हैं, लेकिन क्लियरली गवर्नमेंट अभी तक कुछ नहीं कर सकी है इस पर। इसको जैसे कि अपोजिशन कह रही थी कि जी शुरू में अगर 8 करोड़ का स्प्रे कर लिया जाता तो हम 10 अरब के नुकसान से बच जाते। कुछ हद तक उनकी बात जो है वो वजन रखती है, बिकॉज ₹300 बिलियन जो है वो हमें इस टिड्डी दल की सूरत में अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो हमें नुकसान होता है। और अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी हम वर्स्ट के सिनेरियो देखें तो तकरीबन $1 ट्रिलियन $1 ट्रिलियन रुपीस का पाकिस्तान को उस सूरत में नुकसान फेस करना पड़ता है। और इस पे हमें जाहिर है एक्सपोर्ट्स में भी प्रॉब्लम आएगा। जो हमारा आम बाहर जाता था वो उस कैपेसिटी में नहीं जा पाएगा, और उसकी मतलब 40% से ज़्यादा तो उसके अंदर हमें लॉस की सूरत हाल सामने आएगी। सही। नकवी साहब, आप जिक्र कर रहे हैं जिस तरह से उम्मीद हम ये करते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कुछ बेहतर फैसले करे। बहुत शुक्रिया आपका नकवी साहब। और हम बात करते सिमल जिस तरह से कि ये नकवी साहब ने भी यही कहा है कि एक्सपेक्ट आप सकते हैं उस तरह से, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, क्राइसिस है। लेकिन मेरे ख्याल में बात वही मैं अभी भी करूँगा कि अगर आपका दिल हो, अगर आपका दिमाग चले और अगर आप मैनेज करें मामलात को, आपका अगर जो माइंड है वो दिमाग आपका उस पर होना चाहिए कि हमें रिलीफ देना है। आप बातें अगर यही कर रहे हैं कि मुझे डेट में चला गया, ये चला गया, वो चला गया, पुरानी बातें करेंगे है, तो फिर इसका मतलब ऐसा लगेगा कि आप केपेबल नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा अगर ये बातें करें तो फिर गरीब का घर 15,000 में 18,000 में चलाता है ना, वो 20,000 में चलाता है ना। इसी तरह मैनेजमेंट की बात बिल्कुल सही, मैनेज करने की जरूरत है। लेकिन अबू सर, मैं जो अभी कल के पूरा इजलास को देख रही हूँ या बजट को देख रही हूँ, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को इस दफा इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा बजट पेश करते हुए, क्योंकि ऑपोजिशन लीडर भी नहीं जा सकेंगे। बहुत से ऑपोजिशन के रहनुमा जो है वो कोविड-19 की वजह से क्वारंटीन है। तो मुझे लगता है कि इस दफा जो हमेशा हम एक सिनेरियो देखते हैं असेंबली में, उसमें कुछ कंपैरेटिवली फर्क नजर आएगा। खैर, इस पर मजीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक, उसके वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे और अब इस एक ऐसी प्रोडक्ट की बात कर लेंगे जिसकी कीमतें तो बहुत कम हुई और ऐसा लग रहा था कि बहुत रिलीफ मिलेगा, ना सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ दैट इज़ पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत, बल्कि उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि वो गायब हो गया।
गया। बिल्कुल, और ये बड़ी गलत है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, मैनेजमेंट का मसला है या क्या मसला है, लेकिन ये इंतहाई परेशानी की बात है कि जब पेट्रोल जो है 2 रुपये 3 रुपये महंगा हो तो पूरे पाकिस्तान में महंगाई की एक लहर आती है, गरीब आदमी पिस जाता है। लेकिन अगर पेट्रोल 8 या 10 रुपये सस्ता हो तो 1 रुपया भी कोई चीज़ जो है वो कम नहीं होती है। ये बड़ी गलत बात है, इस पे तमाम पेट्रोल मिलना जरूरी है ना, वो मिल ही नहीं रहा। मतलब आप ये देखिए ना कि पेट्रोल मिलना ही खत्म हो गया और इसके अलावा कोई इम्पैक्ट हमने देखा नहीं। पिछले 3 महीने ही पेट्रोल कम हुआ था, हमने कभी देखा नहीं है। तो ये इंतहाई परेशान कौन बात है, लोगों को अपने रवैयों को जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल सही, इदारों को अपने रवैयों को भी जरूर देखना चाहिए। और कल जो हंगामी इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत, उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि मुझे किसी प्रेशर की परवाह नहीं है, मैं चाहता हूँ इदारे अपना काम करें। फिर उन्होंने कहा कि एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल हमने कर दिया है, लेकिन गायब किसने किया? तो यही सवाल आई थिंक आवाम भी पूछ रही है गवर्नमेंट से कि ये पेट्रोल किसने गायब किया, गलती किसकी थी, जिम्मेदारी किसकी थी। इन तमाम सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ओगरा, उसकी तरफ से भी। लेकिन फिलहाल आपको पूरे मुल्क की जो सिचुएशन है, पेट्रोल मिल रहा है नहीं मिल रहा, बंद है बंद नहीं है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, जो कल हंगामी इजलास हुआ उस पर एक पैकेज है वो दिखाते हैं आपको। मुल्क भर में आवाम को सस्ता पेट्रोल दस्तियाब न हुआ, लेकिन हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सामने घुटने टेक दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोल बहरान का नोटिस लिया जो बेसूद रहा। घंटे गुजर जाने के बावजूद भी कोई नतीजा न निकला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर उमर अयूब और मुअव्विन खुसूसी नदीम बाबर को बुलाकर पूछा कि बताया जाए अब तक क्या इक़दाम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने साफ साफ कहा कि उन्हें किसी के प्रेशर की परवाह नहीं, इदारों को अपना काम करना होगा। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म ने किसी दबाव में न आने की हिदायत की तो दूसरी जानिब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का दबाव काम कर गया। ECC के इजलास में हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सामने घुटने टेक दिए और तेल की कीमतों में रद्दोबदल माहाना की बजाय 15 रोज बाद करने पर मान गई, जिसके लिए हम्माद अजहर और रज़ाक दाऊद समेत 6 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी तश्कील दे दी गई है, इजलास भी हुआ। इमरान गजनवी साहब मौजूद हैं ओगरा से, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। इमरान साहब, हमने चंद दिन पहले भी बात की थी और तब आपको ऐसे लग रहा था कि शायद पेट्रोल की किल्लत अभी नहीं है, सिर्फ मीडिया से खबरें आ रही हैं, लेकिन कल पैनिक बाइंग हो रही है। लेकिन अब कल वज़ीर-ए-आज़म ने भी कह दिया कि पेट्रोल कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, उनको भी कुछ समझ नहीं आ रही। आपको क्या मालूम हुआ अब तक इन दिनों में? देखिए, पेट्रोल मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मुल्क में स्टॉक अवेलेबल था, कल तक भी 11 दिन का स्टॉक अवेलेबल है। हमने लास्ट टाइम आपने जब मुझसे पूछा था तो मैंने कहा था कि कार्रवाई जो है हम कर रहे हैं, तो आपने कहा होगी, करेंगे। तो हमने 3 जून को हमने 6 कंपनीज को शो कॉज नोटिस इशू कर दिया है इसी बुनियाद के ऊपर, और मोस्ट प्रोबेबली 1 आध 2 दिन में ये इसका डिसीजन भी आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट बड़ी प्रोएक्टिवली इस पे काम कर रही है। ओगरा भी, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी भी, मिनिस्टर साहब खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग हो रही है, हम लोग कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, एडवाइजर साहब कर रहे हैं, टीमें बन गई हैं जो तमाम डेपोज पाकिस्तान में डेपोज पे जा रही हैं, इंस्पेक्शन कर रही हैं। परसों रात को बल्कि कल रात को FIR दर्ज हुई है 2 कंपनीज के खिलाफ जो इन्होंने माल होल्ड किया हुआ था। तमाम जो प्रोफेशनल सेक्रेटरीज को हमने लिख दिया हुआ है कि आप DCOs के थ्रू पेट्रोल पंप्स पे जाएं, इंस्पेक्शन करें, जहां पेट्रोल मौजूद है वो नहीं दे रहे, प्राइस की मैनिपुलेशन हो रही है या रैशनिंग हो रही है, पेट्रोल पंप सील हो जाए। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से कहें कि DCOs के थ्रू जाके चेक करें कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है। मैं लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ और गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले। चले, विल टेक योर वर्ड फॉर इट, और हम इस पर कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर क्या जरूरत पेश आई इतने इकदाम के बाद कि हंगामी इजलास करना पड़ा? क्या जरूरत पेश आई कि वज़ीर-ए-आज़म खुद कहते हैं कि इदारों को अपना काम करना होगा, मुझे किसी दबाव की परवाह नहीं है? आप अगर कह रहे हैं कि इतने सारे काम हो रहे हैं, शो कॉज नोटिस भी जारी किए, वी आर एक्चुअली टेकिंग योर वर्ड फॉर इट, लेकिन फिर ये जो दूसरी तरफ हो रहा है, जब गवर्नमेंट खुद ही और खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही ये कह रहे हैं कि मैंने एशिया का सस्ता तरीन पेट्रोल पाकिस्तान में कर दिया, लेकिन गायब किसने किया? अब वो ये अगर सवाल रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब इशू अभी भी पूरी मशीनरी काम करने के बावजूद एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा समझने की बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब बजा वरिड हैं बिकॉज उनको अवाम का एहसास है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है। देखिए, समझने की कोशिश करें, जो प्राइसिंग हुई थी जून में वो एशिया में सबसे कम थी। उसके बाद जो पेट्रोल कमिट हुआ, जो आना शुरू हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई। सो आज भी हम जो पेट्रोल खरीद रहे हैं मार्केट में वो इंटरनेशनल मार्केट से कम है, जो खरीद से कम है।
रिफाइनरीज जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं और या जो OMCs इंपोर्ट कर रही हैं वो महंगा है और मार्केट में सस्ता बिक रहा है, तो वो उनका एक अलग इशू है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। दैट इज अ पॉलिसी डिसीजन। हम लोग ये कहते हैं और गवर्नमेंट का भी ये स्टैंड है कि तमाम जो रिफाइनरीज हैं, जो OMCs हैं, वो विंडफॉल प्रॉफिट्स भी लेती नहीं है, तो अगर थोड़ा सा लॉस बर्दाश्त करना पड़ रहा है तो वो भी करें और आवाम के साथ। गजनवी साहब, आपने कहा है थोड़ा सा नुकसान भी बर्दाश्त करें, लेकिन ये 3 से 4 महीने अब हो चुके हैं और हर महीने पेट्रोल की कीमत ऑब्वियसली कम हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में तो नेगेटिव में भी चली गई थी, आपके सामने सिचुएशन है। अब 15 दिन की बात की जा रही है कि 15 दिन बाद कीमतें तय की जाएंगी। इसमें अब क्या इससे कोई फ़ायदा होगा हुकूमत को कि या फिर आवाम को इससे ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है कि अगर कीमतें 15 दिन बाद कम हो? जी देखें, ये एक तो ये पॉलिसी डिसीजन है। दूसरी बात ये है कि ये पहले भी होता रहा है, पहले भी पिछली गवर्नमेंट में भी 15 दिन बाद ये प्राइसेस होती रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई कबाहत है। देखिए, प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात ये है कि जो कार को महीने के बाद ये ना होता था वो 15 दिन बाद हो जाएगा। तो प्राइस में सच जो फार्मूला है वो सेट है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज में। जो चीज होगी वो सामने होगी। इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट। अच्छा इमरान साहब, एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहूंगी। 2 सवाल के हिस्से हैं। एक तो आपने जैसे पहले कहा था कि ये शायद पैनिक बाइंग हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल कम हो रहा है, तो आई थिंक नाउ वी हैव रियलाइज्ड कि इट वाज़न्ट पैनिक बाइंग। आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? दूसरा, आपने ये कहा कि 11 दिन का स्टॉक अभी भी कंपनीज के पास मौजूद है। सो आप ये बताना चाह रहे हैं कि इट वाज़न्ट अ रेगुलेटरी इशू के लोगों ने ज़खायर नहीं रखे हुए थे, इट्स एक्चुअली जैसे कहते हैं ना मनमानी है उनकी कि वो पेट्रोल दे ही नहीं रहे, वो प्राइस चेंज की वजह से है या जो भी उनका इशू है, आप ये बताना चाह रहे हैं? जी, पहले सवाल का जवाब मैं दे दूं। पैनिक बाइंग अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, पैनिक बाइंग हुई, उसकी वजह से शॉर्टेज हुई। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये इसकी लॉजिस्टिक्स समझने की कोशिश करें। अब फॉर एग्जांपल पेशावर में या KP में पेट्रोल खत्म हो गया, एक स्टॉक था पंप के पास 10 दिन का, 2 दिन का, वो आधे दिन में खत्म हो गया। अब उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, तो कराची से पेशावर तक एक SOP है, टाइम लगता है, क्योंकि ये लेकिन अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इमरान साहब, ये भी तो SOP है ना कि पेट्रोल पंप्स के पास एक मुतल्लिका दिन तक का रिजर्व होना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपका स्टॉक खत्म हो तब आप ऑर्डर करें, वो तो प्री प्लान्ड होता है और यही रेगुलेशंस जो है वो ओगरा ने मेक श्योर भी करनी होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने घर में खाना जो है वो रखा हुआ है 4 लोगों के लिए और 20 लोग आपके घर आ गए, तो आपने जाहिर है आपका जो 4 लोगों का खाना था वो तो फौरन खत्म हो गया। फिर उसके बाद आपने ऑर्डर किया घर में, तो 15, 20, 25 मिनट फिर डिलीवरी ऑर्डर की बहुत टाइम लग जाता है। खाना पकाने में भी फौरन तैयार तो नहीं कर सकते। तो मेरी बात सुन लें, वो पॉइंट ये है कि ट्रांसपोर्टेशन में भी टाइम लगता है। पैनिक बाइंग हुई, ये फैक्ट है, लेकिन इसमें यह है कि हम ये भी कहते हैं कि इसमें सप्लाईज में भी रोका गया, जिसके ऊपर हमने एक्शन ले लिया। हमने FIR काट ली 2 कंपनी के खिलाफ, 6 कंपनीज को अभी हम देख के कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। तो जहां होर्डिंग हुई है आप देखेंगे कि कानून के मुताबिक फैसला होगा, और हुई है, मैनिपुलेशन हुई है। जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें मुझे एक और कंफ्यूजन हो गई, मुझे कंफ्यूजन हो गई, प्लीज जरा क्लियर कर dीजिएगा कि ये ऑयल कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन का रिजर्व रखते हैं या ओगरा रेगुलेट करता है कि इतने दिन का लाजमी होना चाहिए? मैं घर में अगर 4 लोगों के लिए खाना बना रही हूँ तो क्या वो मेरी मर्जी है कि मैं 4 लोगों के लिए बनाऊं, 5 लोगों के लिए बनाऊं, या कोई रेगुलेशन है जिसको ऑयल कंपनीज को फॉलो करना है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ओगरा का जो मैंडेट है वो ये है कि मुल्क में कैपेसिटी बिल्ड करे 20 दिन की, ठीक है, कैपेसिटी। इस वक्त पेट्रोल की जो कैपेसिटी है वो 30 दिन की है। स्टोरेज कैपेसिटी 30 दिन की है और हाई स्पीड डीजल की 50 से 70 दिन की कैपेसिटी मौजूद है, आप उसमें लाके स्टोर कर सकते हैं। जहां तक स्टॉक की बात है तो हर महीने एक मीटिंग होती है, प्रोडक्ट की मीटिंग, जिसमें पेट्रोलियम डिवीजन के जो DG साहब हैं वो उसमें हेड करते हैं, और वहां पे तमाम ऑयल कंपनीज होती हैं, तमाम रिफाइनरीज होती हैं। वहां पे डिसाइड होता है कि इस महीने ये डिमांड है और ये सप्लाई होगी, और ये जो कंपनीज हैं उन्होंने कमिट किया हुआ था कि इस महीने हम इतना स्टॉक। लेकिन फिर आप बताइएगा गजनवी साहब, कमिटमेंट भी हुई, मीटिंग्स भी होती हैं, सारा कुछ होता है। आपने खुद बता दिया है कि आपके पास 1 महीने का स्टॉक भी होता है, हर चीज आपकी रेगुलेशन में आ रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये हुआ।
क्या इसका मतलब है सिर्फ ये जो ऑयल कंपनीज हैं ये जिम्मेदार हैं? नंबर 1, नंबर 2, इसकी वजह क्या है? क्या वो किस वजह से, उनका मोटिव क्या था, ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली अगर मुल्क में स्टॉक मौजूद है और पेट्रोल पंप्स में नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली इसका जिम्मेदार वही है जो सप्लाई नहीं कर रहा, नंबर 1। नंबर 2, प्राइस थी, उनको महंगा पड़ रहा था, मार्केट में प्राइस कम थी तो वो लॉस नहीं लेना चाह रहे थे। दीज आर द 2 बेसिक रीजंस। और उन्होंने स्टॉक होल्ड किया था। गवर्नमेंट ने ये कहा कि नो, नथिंग डूइंग, वी विल नॉट गेट अंडर प्रेशर, आप माल सप्लाई करें, आपकी जो जेन्युइन मसाइल है हम उसको देख लेंगे। तो गवर्नमेंट देख भी रही है उनको, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमने कोई तलवार निकाल ली है और हम गदने काटने जा रहे हैं। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि आपके पास जो सप्लाई है वो पेट्रोल पंप तक लेके जाएं। दूसरी बात ये है कि तीसरा जो मेजर एलिमेंट है वो पैनिक बाइंग है। पैनिक बाइंग की वजह से प्रेशर और बढ़ गया। और दूसरी चौथी जो बात है, माजरत के साथ थोड़ी सी मीडिया की तरफ से, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। इमरान साहब, मैं आपके आखिरी 2 पॉइंट से बिल्कुल अग्री नहीं करती। पैनिक बाइंग, आई डोंट अग्री विद यू एंड आई डोंट सी इट। मैं आप शायद उस तरह से समझा नहीं पा रहे, या शायद मेरा पॉइंट उस तरह से वैलिड है कि वो घूम फिर के उसी तरफ आ जाता है। पैनिक बाइंग लोग कैसे कर सकते हैं? लोगों ने घर में टंकियां नहीं बनाई हुई कि वो पेट्रोल लेकर जाएंगे और घर में रख देंगे। जब एक पेट्रोल पंप बाउंड है, एक ऑयल कंपनी बाउंड है एक पर्टिकुलर डेज के स्टॉक के लिए, आपने कहा ओवरऑल पाकिस्तान की कैपेसिटी 30 डेज की स्टॉक की है। अगर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल 2 दिन का अवेलेबल है, इट्स नॉट माय फॉल्ट कि मैं अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा रही हूं। तो प्लीज डोंट ब्लेम इट ऑन पैनिक बाइंग। देखें, आप एग्री करें ना करें, जो फैक्ट है ना मैं चेंज कर सकता हूं ना आप चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैं तो आपको एक फैक्ट बता रहा हूं। मैं सुन लें, मेरी बात सुन लें। जी जी। आपके पास क्योंकि माइक है, कैमरा है, आप इंटरजेक्ट भी कर सकती हैं। लेकिन सर आपके पास भी कैमरा है, माइक है, हम आपकी बात सुन रहे हैं। जी जी, आप सुन लें ना, मेरी बात सुन लें, हमारी बात सुन लें। देखिए, बात ये है कि पैनिक बाय, आपकी एक एपेटाइट है कि आपने एक दिन में 10 लीटर यूज करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब पैनिक बाइंग ये होती है कि आपको ये पता चले कि यहाँ पे स्टॉक खत्म हो रहा है या मुल्क में पेट्रोल खत्म हो गया या नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे? आप टैंक फुल करा लेंगे। तो दिस इज नोन एज अ पैनिक बाइंग। आप ये कह रहे हैं अवाम की गलती है, पैसे खत्म हो रहे हैं और आपने सुन लें मेरी बात, आपने 10,000 रुपए निकलवाने हैं, आप बैंक में जाए, आपने कहा जी मैंने 50,000 निकलवाने और सबने निकलवाना शुरू कर दे, तो आपकी कैपेसिटी है 10%, आप 100% पे जा रहे हैं। तो दिस इज नोन एज अ पैनिक बाइंग। मेरी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस के फैक्टर्स हैं। यस, देयर वाज अ प्राइस इशू, उसकी वजह से। अच्छा, अब आपने जो प्राइस इशू की बात की है कि प्राइस इशू की वजह से कंपनीज ने ये फैसला किया कि 15 दिन के बाद अब पेट्रोल जो है वो उसकी दोबारा से कीमतें तय हों, तो क्या इससे उन ऑयल कंपनीज को फायदा होगा? फिर इसका मतलब है क्योंकि वो उनको 15 दिन के लिए अपना जो कैलकुलेशन है वो करनी होगी। देखिए, ये पॉलिसी डिसीजन है, इसमें पॉलिसी डिसीजन तो है, लेकिन इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इससे दोबारा से इस तरह का मामला नहीं होता। इसमें ना किसी को फायदा होगा ना किसी को नुकसान होगा। दिस इज द बॉटम लाइन। अच्छा इमरान साहब, एक और पॉइंट जिससे मैं आई एम स्टिल स्टक ऑन दैट, आपने मीडिया का जिक्र किया और बड़े आराम से जो भी लोग आते हैं मीडिया के ऊपर हर चीज़ ब्लेम कर देते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगी, मीडिया क्या करे? रिपोर्ट करना बंद कर दे? मीडिया क्या करे? कल हंगामी इजलास हुआ वज़ीर आज़म का, वज़ीर आज़म ने खुद बहुत सी बातें की, मीडिया क्या करे? उसको दिखाना छोड़ दे कि आवाम पैनिक कर जाएगी? ऐसा तो नहीं होता। मीडिया का काम है, जो काम हो रहा है वो दिखाना है। अगर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा हम उसको दिखाएंगे, अगर मिल रहा है तो वो भी दिखाएंगे। कल वज़ीर आज़म ने खुद ये बार कहा पेट्रोल गायब है, इदारे काम नहीं कर रहे, मैं परेशान हूं, ये क्या हो रहा है? अब आप मुझे बता दें क्या करें? हम लोग चुप करके खामोश हो जाएं, बात ना करें इस पर? ओहो, आवाम पैनिक कर जाएगी, इस पर बात नहीं करनी। मैं आपको बताता हूं, मैं पिछले कुछ 25 साल से मीडिया पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं मीडिया को अंडरस्टैंड करता हूं। रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, आपका बिल्कुल काम है आप दिखाएं। आप ये दिखाएं कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, ये लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन आप ये भी बताएं कि मुल्क में 11 दिन का स्टॉक मौजूद है। देखिए, मीडिया इज ऑब्जेक्टिव। आप अपना पर्सनल कमेंट कैसे बता दें? हमें तो आउटकम चाहिए ना। 11 दिन का स्टॉक मौजूद है, ये आप कह रहे हैं, विल टेक योर वर्ड फॉर इट, बट व्हाट्स द प्रूफ डू वी हैव? अगर वजीर आजम खुद ये बोल रहे हैं, मैं बार बार इस चीज के ऊपर फोकस कर रही हूँ, हेड ऑफ द स्टेट जो इस मुल्क को चला रहे हैं, अगर वो खुद ये बोल रहे हैं कि इदारे काम नहीं कर रहे और पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब पैनिक की सिचुएशन है, इसका मतलब अलार्म्ड होने की सिचुएशन है। देखें, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि जिनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं
जिनको नुकसान हो रहा होता है वो मीडिया के थ्रू खबरें भी लीक कर देते हैं कि आप जरा चला दें ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े और गवर्नमेंट हमारी बात सुन ले। अगर सच होता है तो ही चलाया जाता है, गुजर गई है, इमरान साहब, सच होता है तो चलाया जाता है, ऐसे ही नहीं कोई बता देता, ऐसे ही नहीं कोई बोल देता। हमें भी कॉन्सिक्वेंसेस फेसेस करने पड़ते हैं, हम भी फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, ऐसे कोई मुंह उठा के कुछ भी बोल दे होता नहीं है इस कंट्री में। मेरी अर्ज ये है जी, मेरी अर्ज ये है, मैंने आपको बताया कि आपने मुझे पूछा मीडिया क्या करे। मीडिया जरूर रिपोर्ट करे कि ये शॉर्टेज हो रही है, लेकिन मीडिया ये भी बताए कि अब लेट्स से आप मुझसे ऑथेंटिक फिगर ले लें, आप ओसीएसी के पास चली जाएं, आप किसी भी जगह, जर्नलिस्ट का काम है, जर्नलिस्ट का ये काम नहीं है कि कैमरा उठा के एक पंप पे खड़ा हो जाए और एक बताए कि जनाब यहाँ शॉर्टेज है। जर्नलिस्ट का काम है कि वो ओएमसी के पास भी जाए और उससे पूछे बताओ भाई इमरान साहब आप हमें ना, आप हमें शाबाश भी दे दें, आप हमसे वेरीफाई करें क्या आप 25 साल से पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे टीचर भी हुए, आप हमें शाबाश भी दे दें, आप हमें अप्रिशिएट भी कर दें कि हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, हम सिर्फ एक साइड की स्टोरी नहीं दिखा रहे। ऑब्वियसली मैं तो अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन गजनी साहब आपने कहा कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि मामला ऐसा है कि आपसे पहले भी बात की थी, तब भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी। आज भी आपने जो 4 पॉइंट्स बताए हैं उसमें आपने कहा कि स्टॉक था, उसके बाद पैनिक बाइंग हो गई, कुछ मीडिया ने रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा नेगेटिव कर दी आपके मुताबिक, उस पर बात काफ़ी आपने कर ली ऑलरेडी। आप ये बताएं कि आपने कहा है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो फिर क्यों ऑयल की बात आप अभी तक ये क्लियर नहीं हो सकी है कि अगर ऑयल की कीमतों की वजह से ऑयल कंपनीज पेट्रोल सप्लाई नहीं कर रही थी, तो फिर क्यों आप 15 दिन के ऊपर मान रहे हैं कि आप 15 दिन से उनको फ़ायदा नहीं होगा, कि फिर वो कीमतों के ऊपर उनको मसला नहीं होगा? ये बात क्लियर नहीं हुई है। आपने कहा कि कीमतों की वजह से उन्होंने, कम कीमतें थी, उन्हें नुकसान हो रहा था, इसलिए उन्होंने सप्लाई नहीं किया, तो फिर उनकी क्या डिमांड जो है वो आप पूरी करें जिससे सप्लाई दोबारा बहाल हो रही है? एक तो आज आपने और मैंने जाना नहीं चाहिए सारा दिन मैराथन ट्रांसमिशन हो जब तक कि आपकी क्लैरिटी नहीं आ जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जहां तक ये 15 दिन की बात है, ये दिस इज नॉट माय डिसीजन, दिस इज नॉट ओगरा's डिसीजन, दिस इज द गवर्नमेंट's डिसीजन। दैट्स व्हाई वी वांट टू नो ओगरा कहां स्टैंड कर रहा है इस नहीं, लेकिन मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल था कि पॉलिसी डिसीजन है जो भी है, आपने कहा है कि ऑयल कंपनीज अपने नुकसान की वजह से सप्लाई नहीं कर रही हैं, कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, 15 दिन बाद डिसाइड होंगी, तो क्या उनको फायदा हो जाएगा इससे? देखिए उनको मैंने कहा ना, फायदा ना हो लेकिन नुकसान नहीं हो, तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? फिर क्यों ये डिमांड रखी उन्होंने? सर देखें, आपने कभी बिजनेस किया है? सर बिजनेस किया है, लेकिन इसका पेट्रोल की एमएलसी कंपनी का आप अगर जिक्र कर रहे हैं तो 15 दिन का रेट करने का क्या मसला है, उससे उनको क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ ये समझा दें, क्योंकि अगर उन्होंने ये डिमांड रखी है गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट ने ये मान ली है, कोई तो वजह होगी, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बता दें। देखिए मैं ये आपको बड़ा क्लियर कट सादा जबान में बता रहा हूं कि अगर उनको फायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा। ओगरा क्या है? ओगरा इज जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर फॉर प्राइस की बात बता रहा हूं। एक फार्मूला ईसीसी की मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक हमारे पास एक फार्मूला है, हम उस फार्मूले के तहत उसके अंदर प्राइसेस डालते हैं और वो हुकूमत को रिकमेंड कर देते हैं। हुकूमत अपनी प्राइस टैक्सेस को, पेट्रोलियम लेवी को एडजस्ट करता है और वो उस पर प्राइस इन्फोर्स कर देता है। तो जो जवाब आपका ये है कि अगर उनको फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है इमरान साहब, लास्ट लाइन, टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है, लास्ट लाइन, ये पूरी जो ओवरऑल सिचुएशन है कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं आप, कब तक ठीक हो जाएगा? कुछ हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? 80 to 90% एज ऑन टुडे हालात ठीक हो गए हैं और विदिन 24 आवर्स ठीक हो जाएंगे। चलिए विदिन 24 आवर्स ठीक हो जाएंगे। इस पर भी वी आर टेकिंग योर वर्ड फॉर इट। आप कहते हैं कि ओगरा से बात नहीं की जाती, तो हम आपसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं और आप ही का वर्ड ले रहे हैं। लेट्स सी अगले 24 घंटों में ये सिचुएशन क्लियर होती है या नहीं होती। बेहतर भी हो जाए तो भी विल अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू जी। और अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम मजीद कुछ बातें करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि वाकई जो इस वक्त बलूचिस्तान में होने जा रहा है बजट के ऊपर इजलास में, और वहाँ पर इजलास के वॉकआउट भी हुआ, फिर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, अपोजिशन, क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। बहुत मुश्किल होता है किसी को पॉइंट समझाना, फैक्ट के ऊपर बात करना और चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखना। फिर ऐसा हम ये करते हैं जो हम ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं एज एन एंकर। मैंने बहुत ये प्रैक्टिस किया है कि आई लीव इट ऑन यू कि आप
क्या समझते हैं, कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, समझ में बात क्या आ रही है वो ऑप्ट करना चाहिए और फिर उसके बारे में अपनी खुद से रिसर्च करनी चाहिए। ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन जो है वो हमें आवाम के बिहेवियर में नजर आया कोरोना को लेकर। कॉन्स्पिरेसी थेरीज, कोरोना है नहीं है, जब तक हमारे किसी रिश्तेदार को नहीं हो जाएगा खुदा ना खास्ता हम तब तक मानेंगे नहीं कि कोरोना है। ओ हो मुझे तो कोरोना हो जाएगा, फिर आप ओवर द बोर्ड जाकर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं और फिर वहीं पर ये बिहेवियर भी नजर आता है, ओ हो जब होना होगा हो जाएगा, अल्लाह की मर्जी होगी तो कर लेंगे। जब बिहेवियर इशू क्यों बना लिया हमने कोरोना को? ये बिहेवियर इशू है, इसके साथ मेरे ख्याल में थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू भी है। लोग इसको समझते नहीं हैं, लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं। फिर एक और बड़ा मैटर मुझे लग रहा है कि लोग अपनी मर्जी की चीज़ को सुनना चाहते हैं और बाकी जो इफेक्ट हो चाहे वो अगर नहीं भी उनको पसंद या उनकी मर्जी का नहीं है तो वो उसे नहीं सुनते हैं। तो ये सारा मामला है क्या, लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं? और अब तक हमने ये देखा कि ईद पर पूरी दुनिया परेशान थे, पाकिस्तानी ज़्यादा, लेकिन हुआ क्या कि इस तरह से पैनिक बाइंग की गई कि शायद आखिरी ईद है। तो ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे। इस तमाम बातों पर साइकोलॉजिकल इशू क्या है, क्या सोशोलॉजिस्ट इशू है, क्या मसला क्या है, ये लोग क्यों नहीं मानते, इस पर बात करेंगे। चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन और सोशोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अंजुम ज़िया साहिबा, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, अभी आपने हमारी ये तमाम गुफ्तगू सुनी, ओवरऑल आप डिफरेंट चैनल्स पर, मैं सिर्फ 24/9 नहीं, डिफरेंट चैनल्स पर आप ये तमाम गुफ्तगू सुनते हैं जिस पे हम फोकस करते हैं। पूरी मीडिया इंडस्ट्री खास तौर पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और ये फोकस कर रही है कि आवाम को हम अवेयर करें। लेकिन वहीं पर जब फिर आवाम की कॉन्स्पिरेसी थेरीज सुनते हैं या उनका रिएक्शन देखते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। हमने कोरोना जो कि एक मेडिकल इशू है और उसे मेडिकली ही हमने फाइट करनी है जब तक कि प्रॉपर इलाज या वैक्सीन नहीं आती, इसको बिहेवियर इशू क्यों बना लिया है? इसमें है तो ये बिहेवियर इशू ही मैं समझ रही हूँ, क्योंकि आपको बिहेव करना है इसको ख़त्म करने के लिए, इससे बचने के लिए। लेकिन हमारी अगर आप थोड़ा सा अपनी पाकिस्तानी कौम का मजाज देखें तो वो ज़रा फर्क है। हम लोग इस चीज़ को इस तरह से लेते हैं कि वो उस वक्त एक्सेप्ट की जाती है जब आपके ऊपर आ जाती है। अदरवाइज लगता है कि कोई चीज नजर नहीं आ रही तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और हम पैनिक जब तक क्रिएट नहीं हो जाती तब तक किसी चीज पे बिलीव नहीं करते। ये बहुत सारे इश्यूज में मैंने देखा है कि हमारी जो नेशन है, हमारी जो कौम का मिजाज है वो यही है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जैसे ही ईद के दिनों में थोड़ा सा आपका लॉकडाउन रिलैक्स किया गया तो सब लोग ऐसे निकले जैसे कि जेलों से निकल आए हैं और उनको एक तरह से पूरी तरह से आज़ादी मिल गई है और वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने बड़ा एक तरह से मिसबिहेव किया और ये किसके लिए था? उनके अपने लिए। ऑल्दो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट उनके अपने ऊपर ही आएगा और वो उन्हें लग रहा था कि पता नहीं। ये बात हमने देखी और ये फैक्ट है कि लोग इसका इम्पैक्ट नहीं सोच रहे थे किस कदर उन पर आ सकता है, सोसाइटी पर, उनके रिलेटिव्स पर कितना ज़्यादा हो सकता है। आपके नज़दीक कंडीशनिंग जिसे कहते हैं कि कैसे की जाए, लोगों की कैसे बनाया जाए, लोगों को कैसे इस बात पर बिलीव कराया जाए कि ये बहुत बड़ा इशू है, क्या तरीकाकार होना चाहिए साइकोलॉजिकली? लोगों को किस तरह से, क्या सिर्फ डरा कर या समझा कर या गवर्नमेंट, मीडिया, कैसे लोग एक दूसरे को समझा सकते हैं कि इस तरह ना करें? बिल्कुल, देखिए हमें मिक्स्ड मेथडोलॉजी लेनी पड़ेगी। या बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फियर की वजह से लोग जो हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके मुताबिक बिहेव करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी आराम से, प्यार से आपको उनको समझानी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो फेस करके वो उस चीज़ को मानते हैं कि हाँ ये हुआ है तो है। असल में मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, सोशल मीडिया ने इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरफ तो हाइप क्रिएट करने में तो उसका रोल था ही, लेकिन थोड़ा सा उसका नेगेटिव रोल भी है कि उसमें हर शख्स जो है वो अब एक्सपर्ट बन गया हुआ है। वो इस पे बात करता है, वो इस पे आपको डिफरेंट तरह की जो है वो रेमेडीज देता है कि आप कैसे बच सकते हो। डिफरेंट जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज आ रही हैं उसके ऊपर अब कोई किसी चीज़ पे बिलीव करता है, कोई किसी पे करता है। जब हर तरफ से एक ही बात होगी कि यस ये एग्जिस्ट करता है। अभी तक मैं लोगों को कहते हुए सुनती हूँ कि ये तो हमारे दुश्मनों का एजेंडा है, हम तो खुद कोरोना है, देखिए हमें कहाँ हो रहा है, कहाँ नजर आ रहा है। तो जो चीज़ नजर नहीं आ रही होती उस पर जरा बिलीव करना थोड़ा मुश्किल ही होता है और हमारी कौम में तो ये बहुत ज़्यादा है।
कि जब जो चीज सामने नहीं है, जिसने आपको डायरेक्टली हिट नहीं किया, उसके ऊपर आप बिलीव कम कर रहे होते हो। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि हर एक को, चाहे वो एजुकेटेड है, चाहे वो इलिटरेट है, चाहे वो आप टीचिंग प्रोफेशन से ले लें, किसी भी प्रोफेशन से ले लें, डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, या आप स्पेशली कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स का, जैसे आप लोग मीडिया का एक रोल है, तो आपको ये इनको पावर कराना है। बिल्कुल सही। ये जितने बाशऊर लोग हैं, एटलीस्ट दे रियलाइज कि ये भी प्रॉब्लम है जो हमें लोगों को अवेयर करनी है और उनके बिहेवियर इशू को करेक्ट करने की कोशिश या अपना अपना हिस्सा उसमें डालना है। व्हाट शुड वी डू? आप क्या सजेस्ट करती हैं, किस तरह हम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, अवेयरनेस बेहतर कर सकते हैं? हर कोई अपने अपने पार्ट पर अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझाने में कैसे रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मेरे ख्याल में एक फैमिली में अगर एक भी सेंसिबल कोई है तो वो इस चीज को समझता है और बाकियों को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है। और हमारा मीडिया तो इसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है कि आपको बजाय इसके कि क्रिटिसिज्म की तरफ जाएं, क्योंकि मैं जितने भी चैनल्स देख रही होती हूँ, मुझे आई एम सरप्राइज कि एक ऐसा जो एक पेंडेमिक है जो पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया, जिस वबा पे, उस पे आप हर वक्त ये चीज देख रहे होते हो कि ये एक्शन ठीक लिया गया कि नहीं लिया गया। आप बिहेवियर चेंज के ऊपर प्रोग्राम्स करें, बिहेवियर चेंज के ऊपर आप टॉक्स करें, आप उससे जो इफेक्टेड लोग हैं उनके इंटरव्यूज करें, वो दिखाएं कि उन्होंने किस तरह से इसके साथ मुकाबला किया है। सोशल मीडिया की बजाय मैं समझती हूँ कन्वेंशनल मीडिया हमारा अभी भी बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली अगर आप अपने केबल टेलीविजन के हवाले से बात करें या अगर आप टेरेस्ट्रियल के हवाले से बात करें, तो हमारे चैनल्स अभी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। मेजॉरिटी अभी भी जो है वो हमारा टेलीविजन ही देखती है, उनके पास मेजॉरिटी के पास। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे आप जिक्र कर रही है ना कि लोगों के ऊपर असर जो है वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग वो अपनी मर्जी की चीज़ ही देखना चाहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये उनकी मर्जी की बात नहीं है या वो जिस पे बिलीव नहीं करते, तो वो कहते हैं ये झूठ है, इसको चेंज कर दो। आपको क्या लगता है कि मीडिया के अलावा लीडर्स होते हैं, पीयर ग्रुप होता है जो आपका, वो असरअंदाज हो सकता है, बड़ा कोई हो सकता है, कौन ऐसे लोग हैं जो इसके अलावा भी किरदार अदा कर सकते हैं, जिसके लोग सुनते हैं एक्चुअली और वो समझते हैं कि ये बात सही कर रहा होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मीडिया के अलावा मैं उसी तरफ आ रही थी कि हमारे ओपिनियन लीडर्स जो हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। उसमें रिलीजियस लीडर्स भी हैं, आपके पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, उसमें आपकी कम्युनिटी के लीडर्स भी हैं। आप किसी ना किसी की बात आप मान रहे होते हो अपनी एक लिमिटेड कम्युनिटी के अंदर ही, तो आपको उन लोगों को भी टारगेट करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि वैसे तो अगर देखा जाए तो मीडिया अपना रोल प्ले कर भी रहा है, लोग समझ भी रहे हैं, सिर्फ ये जो अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है हर एक का, उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। और हर एक को इस वक्त ये देखना है कि किस तरीके से अपनी कौम को इससे बचाना है। अब लोग ये भी कहने हो गए हैं कि अब लास्ट में बात आपसे शेयर करना चाहूँगी लास्ट डे की, कि लोग ये कहना शुरू हो गए कि अब हर एक को एक दफा कोरोना होना ही है। ये एक जो है वो हकीकत है, जब सबको एक दफा हो जाएगा, उसमें जिन्होंने बचना है वो बच जाएंगे और जिसमें इम्यूनिटी होगी वो ठीक है, वो अपनी आगे जिंदगी को अच्छे तरीके से लेके चल सकेगा। लेकिन ये भी एक मैं समझती हूँ साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, इसको हमें साइकोलॉजिकली डील करना है। हमारे साइकियाट्रिस्ट, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो कह रही हैं आप डॉक्टर साहिबा, आप समेत जो जितने थिंक टैंक्स हैं जो बिहेवियर्स को समझते हैं और आवाम को समझा सकते हैं, वहीं पर मीडिया भी, ओपिनियन लीडर्स भी, हर कोई जब तक अपना अपना रोल प्ले करेगा तब तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं होगी। अदरवाइज ये ब्लेम गेम ही रहेगा कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, मीडिया ने ये नहीं किया, मेजर जो लोग हैं जो इम्पैक्ट रखते हैं सोसाइटी पे, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने ये नहीं किया। ऐसे नहीं होगा। एवरीबडी शुड गेट टुगेदर और सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंजुम साहिबा फॉर बीइंग विद अस। और उसके बगैर ये प्रॉपर्ली हम इसका हल नहीं। जी थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम एक की तरफ चलते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे हमारे साथ में।
वेलकम बैक। और कल आने वाला है बजट पेश होगा और इसके साथ साथ आज होगा इकोनॉमिक सर्वे पेश। लेकिन इस सारी सिचुएशन जब बजट की आती है ना, तो अक्सर हमने पहले भी बात की थी कि हुकूमतों के साथ साथ अपोजिशन वाले सभी परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या आने वाला है, तो इस पर बहस भी होती है। फिर उसके साथ सूबे जो हैं वो भी बात करते हैं कि हमारे जो राइट्स थे वो पूरे नहीं किए गए। इसी तरह की सिचुएशन कल देखने में आई बलूचिस्तान असम्बली में, जब वहाँ पर अपोजिशन ने एहतजाजन वॉकआउट किया और धरना दिया। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है गैर मुनसिफाना तकसीम जो फ़ंड्स की जाती है, या फ़ंड्स की गैर जो फ़ंड्स दिए नहीं जाते उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। लेकिन अबूज़र, हमने ये बहुत देखा है, हर दफ़ा बजट से पहले ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट किया जाता है अपने राइट्स के लिए और इस पर बात की जाती है। इस दफ़ा क्या मुतालिबात हैं, स्पेशली जब अगर गवर्नमेंट डिफेंड करेगी अपने हर स्टेप को, हर डिसीजन को कोरोना के सिनेरियो के साथ, तो ऐसे में क्या बिहेवियर होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ऑपोजिशन से अख्तर हुसैन लंगू साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अख्तर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि अब आने वाला है बजट, क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे आपकी पार्टी ने, दीगर पार्टीज़ ने जो है कल एहतजाज भी किया, धरना दिया, क्या वहाँ पर मामला पेश आया, पहले ये बताइएगा और उसके बाद ये बताएं कि क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मीटिंग में बुलाया नहीं गया या फिर मशवरा नहीं किया गया, हुआ क्या है? लेकिन जी, बलूचिस्तान की अपनी रवायात रही हैं यहाँ पे हुकूमतों की और अपोजिशन की। बलूचिस्तान असम्बली बाकी असम्बलियों से कदर मुख्तलिफ असम्बली है। यहाँ पे अपनी रवायात से अक्सर यहाँ पे रवायत ये रही है कि जब भी बजट आता है तो अपोजिशन और हुकूमत पहले मुशावरत भी करते हैं और एक दूसरे को एतमाद में भी लेते हैं। ये पिछली मरतबा भी यही सिचुएशन थी कि अपोजिशन को कोई उन्होंने कंसर्न नहीं किया और मामला नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ा जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ था, क्योंकि हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अपने हलकों के हम नोटिफाइड हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन यहाँ पे जब से ये हुकूमत आई है, मुसलसल हमारे हलकों में मुदाखलत और गैर मुंतखब लोगों की जो है वो स्कीमें डाली जाती हैं और MPs को जो है जो मुंतखब हुए हैं वहाँ से, तो उनको जो उनके हलकों में कुछ नहीं दिया जाता। और फिर गैर मुनसिफाना तकसीम है फंड्स की, कि कहीं पे तो 8-8, 10-10 अरब रुपए के स्कीमें दी जाती हैं, तो कहीं पे कोई 15 करोड़ 16 करोड़ की स्कीमें हैं, किसी हल्के में तो किसी हल्के में बिल्कुल कुछ नहीं देते। ये मामला हमारे पिछले साल भी इनके साथ काफ़ी बहस मुबाहिसात हुए और बजट सेशन में हमने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया, एहतजाज भी किए। फिर इसके बाद हमने अपोजिशन ने एहतजाजी शेड्यूल पूरा दिया हुआ था, जो कोरोना वायरस की वजह से हमने वो अपना एहतजाजी शेड्यूल मौखर कर दिया। फिर बाद में कोरोना के हवाले से हमारे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे, मामला थे। फिर चीफ मिनिस्टर साहब खुद बलूचिस्तान असम्बली आए और उन्होंने हमसे बैठ के वहाँ पे चीज़ें तय की, मामला काफ़ी बातचीत हुई। तो ये तय हुआ कि कुछ कमेटियां बनेंगी और इस कोरोना वायरस का मिल के हम मुकाबला करेंगे। इसके बाद ना वो कमेटियां बनी, ना वो मीटिंग्स हुए, 4 महीने गुजर गए हवाले से। और बाकी जो यहाँ पे कोरोना के हवाले से राशन की तकसीम का मामला था। अच्छा अख्तर साहब, ये कहिएगा कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, इन शॉर्ट ऑपोजिशन को जिसे कहते हैं कि बस बातें कर दी जाती हैं कि कमेटियां बना देंगे, मुशावरत लेंगे, लेकिन फिर आपने कहा कि ऐसा हुआ नहीं और फिर आपको प्रोटेस्ट भी करना पड़ा। आप क्या समझते हैं कि ये एक अच्छी कॉल थी प्रोटेस्ट की, खासतौर पर इस कोरोना सिनेरियो में? और दूसरा, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट होगा? क्या एक्चुअली में बजट से पहले वाकई में ऑपोजिशन से कुछ पूछ लिया जाएगा, कुछ बेहतर डिसीजन ले लिए जाएंगे, खासतौर पर अगर जब प्रोविंशियल बजट पेश किया जाएगा उसमें? देखिए, इसमें जो इस तरह चंद लोग बैठ के बजट जब बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बजट ब्रॉड बेस्ड बजट नहीं होगा, उसमें काफ़ी खामियां होंगी। जब तक मुशावरत नहीं होगा उसमें चीज़ें सामने नहीं आएंगी। तो ये मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान के लोगों और बलूचिस्तान के अवाम के मफाद में ये बजट होगा। इसमें अगर मिल बैठ के मुशावरत के साथ, कंसेंसस के साथ एक बजट पेश किया जाए तो शायद वो कदरे बेहतर बजट हो और बलूचिस्तान के लोगों के मफाद में। अख्तर साहब, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन ऐसा होना चाहिए था कि आपको मुशावरत कर ली जाती आपसे, ये बताएं कि क्या डिमांड्स थी, कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी अपोजिशन की या फिर जो वहाँ पर पार्टीज़ थी, चाहे वो इत्तेहादी भी हैं हुकूमत की, जो कि नहीं पूरी की गई हैं? और क्या वो स्पेसिफिकली हैं डिमांड जो कि आपको लग रहा है कि वो शायद पूरी हो जाएंगी और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं पूरी हों?
देखिए हमारे अपोजिशन के साथियों के बिल्कुल सिंपल डिमांड्स थे। जैसे अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि कोरोना में क्या ये एहतजाज मुनासिब था। हम सिर्फ MPAs आए थे, हमने अपने आवाम को सड़कों पे नहीं निकाला। मजबूरन जब हमें वहाँ पे रोका गया, हमारे सामने गाड़ियाँ खड़ी की गई, पुलिस के जोर पे हमें रोकने की कोशिश की गई, तो हमारे वर्कर रिएक्शन में आके वो निकले और कुछ इलाकों में सड़कें भी ब्लॉक हुई, टायर भी जलाए गए, मामला भी हुए। खैर वो मामला चलते रहते हैं पॉलिटिकल उसमें, लेकिन हम ये समझते हैं, हमारी अपोजिशन की सिंपल एक डिमांड है कि तमाम हल्कों की तरक्की और तमाम हल्कों में डेवलपमेंट के जो काम है वो यकसा होने चाहिए और मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। गैर मुंतखब लोगों के जरिए जो है वो स्कीमात न दिए जाए, ठेकेदारों के जरिए स्कीमात न डाले जाएं, उनकी मुफादात और उनकी करप्शन के लिए जो है स्कीमात ना डाले जाएं, और लोगों के तरक्की और डेवलपमेंट के लिए स्कीमातों और तमाम हल्कों में बलूचिस्तान के 51 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उन 51 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बराबरी की बुनियाद पे फंड की तकसीम। ठीक है। अच्छा अख्तर साहब, ये भी कहिएगा, कल जब आपने प्रोटेस्ट किया तो साथ ही साथ ये बयानिया भी सामने आया कि शायद पुलिस की जानिब से गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया गया, इस्तेहकाक मजरू हुआ, जिसको गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली बिल्कुल ही डिनाई कर दिया। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने बड़ा नरमी का रवैया जो है वो इख्तियार किया और नरमी का मुजाहरा किया? नहीं, देखें, इसमें सिर्फ हम नहीं थे, वहाँ पे आपके मीडिया पर्सन्स भी थे, आपके फोटोग्राफर्स भी थे, आपके जो नुमाइंदे वो भी थे। न सिर्फ हमें रोका गया, हम तो खैर जैसे तैसे करके हम अंदर चले गए, लेकिन आपके मीडिया के लोगों को इन्होंने आखिरी मोमेंट तक जो है वहाँ पे आने नहीं दिया कि कवरेज ना हो सके। सही, ठीक है। अगर पुलिस नहीं था, बैरियर्स नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, गैर मुनासिब रवैया नहीं था, तो आप अपने मीडिया के लोगों से पूछ लें कि वहाँ पे किसी सिंगल बंदे को इंटर होने की इजाजत थी? ठीक है। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। गवर्नमेंट ऑपोजिट बलूचिस्तान में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि रिपीट होता है हर मई के एंड और बजट आने से पहले, जून से पहले। और इसके साथ मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी बजट आते हुए अब एक दिन रह गया, फेडरल बजट आएगा, कल आ जाएगा, लेकिन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि सिर्फ एहतजाज करना और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ओवर द ईयर इन चीज़ों को देखना चाहिए। आप 4 दिन पहले, 5 दिन पहले अगर आपने मुतालबात रख दिए तो ऑब्वियसली वो पूरे नहीं होंगे। आपको इस पर पूरे साल बात करनी चाहिए ताकि, और बार बार करनी चाहिए, ये ज़रूरी होता है। आप अगर एक दफ़ा बात करते हैं तो वो काफ़ी नहीं होती मेरे ख्याल में। और जो भी अब मसाइल हैं बजट के, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम का पता है, हमें भी हैं, तो इसको आप एक्सपेक्ट करें कि कुछ ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला नहीं है। टैक्सेस लग भी सकते हैं, कुछ सिनेरियो जो है वो कल ज़्यादा बेहतर तौर पर क्लियर हो जाएगा, लेकिन वहीं पर बात करना ये भी बहुत ज़रूरी है और जाते जाते करना ज़रूरी है। SOPs को फॉलो करें, हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, 20 सेकेंड्स तक एटलीस्ट अपने हाथ धोएं, भीड़ में जाते हुए, घर से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, तभी आप अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ इस बात को माने कि कोरोना है, और आपके फैमिली में भी, दोस्तों में, जानने वालों में किसी ना किसी को मेरे ख्याल में अब तक हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ तो अल्लाह ताला महफूज रखे। उसका एक ही तरीका है कि आप इसको माने कि ये है, और इसके साथ एहतियात करें, SOP को फॉलो करें, और इस पर बिल्कुल भी नेग्लिजेंस का कोई चांस नहीं रह गया हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया बहुत परेशान है। हम पाकिस्तानी सब परेशान है क्योंकि ये मामला बहुत बढ़ गए हैं। तो इसको सिर्फ इस तरह से कहना कि ये है नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से आएगा, खत्म हो जाएगा, इस तरह की बातें ये दुरुस्त नहीं है। 5834 केसेस अगर 24 आवर्स में रिपोर्ट हुए हैं तो दैट्स अलार्मिंग एंड यू नीड टू टेक इट सीरियस। खैर, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात। अल्लाह हाफिज।